अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हमारा टॉपिक जो चल रहा है फ्रंट कल्चर है। फ्रंट कल्चर के हवाले से आज हमारा टॉपिक है फ्रंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रंट कल्चर जो है, फ्रंट कल्चर ने पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज किया और हम देखते हैं कि यूरोप में जो चर्च का कंट्रोल था, ये पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इसके असरात थे। चर्च जो था रोमन कैथोलिक चर्च, और ये बराबर हुकूमत पर असरअंदाज था, इसका इन्फ्लुएंस था बराबर। जो वहाँ डेस्पोटिक रूलर्स थे वो बिल्कुल हुकूमत के साथ, चर्च जो है हुकूमत के साथ जुड़े हुए होते थे और इनके व्यूज़ एक जैसी होती थी, इनके ख्यालात बिल्कुल एक जैसे थे और इन्होंने अपने अंदाज से पब्लिक को डोमिनेट किया हुआ था। और हम देखते हैं कि फ्रंट की वजह से, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि डिस्पोटिक रूलर्स और चर्च का ये कंट्रोल जो है ये धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि जब फ्रंट वजूद में आया तो लोगों के ख्यालात और नए नए ये जो राइटर्स हैं, वॉलंटियर और रूसो, न्यूटन, इनके आइडियाज़ जब अवाम तक पहुंच गए तो एक नया ही सोचने का ढंग अवाम के जहनों में एक नई बात पड़ी और लोगों ने अब चैलेंज करना शुरू किया कि रोमन कैथोलिक चर्च का और डिस्पोटिक रूलर्स का। जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि 17th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी तक ही अभी यूरोप में डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं था। डिस्पोटिक रूलर्स थे, वहाँ गवर्नेंस जो थी, हुकूमत जो थी, एक एरिस्टोक्रेटिक रूल होता था, एक मैन का रूल होता था और वो आंसरेबल नहीं होता था। न तो आंसरेबल होता था वो अवाम के सामने, और न तो वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लीगल अथॉरिटी के सामने अकाउंटेबल होता था। और वो ऑटोनॉमस बॉडी होती थी, वो जो चाहते थे करते थे। और इसी तरह रोमन कैथोलिक चर्च जो है, इनकी बात जो होती थी वो फाइनल होती थी और कोई इनकी बात को चैलेंज नहीं कर सकता था। अगर कोई रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में, इनकी प्रैक्टिसेस के बारे में, इनके रिचुअल्स के बारे में कोई बात कहता तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता। और इस तरह से ये पूरे यूरोप में खौफ हिरास का माहौल बना हुआ था और लोग जो थे ये सप्रेस्ड थे, इनके ख्यालात और वो अपने ख्यालात और इनके जो जज्बात थे ये दबे हुए थे, ये सप्रेस्ड थे। और इस तरह से जब फ्रंट वजूद में आया तो फ्रंट की वजह से अब लोगों ने नए नए ये जो राइटर्स थे, रेवोल्यूशनरी राइटर्स, वॉलंटियर और रूसो, प्लेटो, ये रूसो और पुराने जो फिलोसफर्स हैं, इनके ख्यालात जैसे जैसे ये प्लेटो है, ये जो सोक्रेट्स हैं, तो इनके ख्यालात भी अब लोगों के जहनों तक पहुंचाई गई, क्योंकि अब वो पुराना लिटरेचर भी उसको एडिट किया गया, उसको लोगों तक पहुंचाया गया। ये काम भी हुआ। और असल में हमने क्या देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि एक कंट्रोल था, एक दबाव था अवाम पर, लोग अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते थे, लेकिन फ्रंट कल्चर की वजह से अब लोगों तक जब नए नए ख्यालात पहुंचे तो लोगों ने एक राहत की सांस ली और लोगों के समझ में आया कि वो चैलेंज करने लगे रोमन कैथोलिक चर्च, इसकी अथॉरिटी पर भी अब इसको भी चैलेंज किया जाने लगा। और इधर से रेवोल्यूशनरी राइटर्स जो थे, वॉलंटियर, रूसो, प्लेटो, न्यूटन, इनके ख्यालात जब लोगों तक पहुंचे और वो भी इस एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस से नाराज थे। वो ये चाहते थे कि दिस देयर शुड बी रूल ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी, देयर शुड बी रूल ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। रीजन एंड रैशनैलिटी, अब ये चाहते थे यानी एवरीथिंग शुड बी जज्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। हर चीज को जज किया जाना चाहिए, समझना चाहिए मुनासिब अंदाज से, रैशनली,
और ये जो और इस रीजनिंग के हिसाब से, रेशनैलिटी के हिसाब से सही 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 सोच होना चाहिए, सही सही अंदाज से सोच विचार होना चाहिए। और उन्होंने जो जो एस्टेब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशंस थे, इन इंस्टीट्यूशंस को अब मौका मिला, अब लोगों को ये मौका मिला, वो अब इन इंस्टीट्यूशंस को अब वो रिडिफाइन करें और इनको रीएवेल्युएट करें और इनको डिबेट्स और डिस्कशंस में अब अवाम जो है ये खुलकर अब बात करने लगा। अब अथॉरिटी, अब ये जो चर्च की अथॉरिटी को भी चैलेंज होने लगा और डिस्पोटिक रूलर्स को भी अब चैलेंज होने लगा। अब लोगों ने खुलकर इनके खिलाफ बोलना शुरू किया और इस तरह से लोगों में ये जो है एक्सप्रेशन लोगों में आ गया, सेल्फ एक्सप्रेशन। अब इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने अब लोगों में सेल्फ एक्सप्रेशन पैदा किया और वो खौफ हिरास और वो सप्रेशन जो है, वो खौफ जो है वो जाता रहा, वो ज्यादा देर तक लोगों में नहीं रहा। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो इस हवाले से तो सबसे पहला कदम यह है कि ये जो डिस्पोटिक रूलर्स थे, जब इनके खिलाफ आवाज उठने लगी और लोगों ने अब कार्टून्स के जरिए से, कार्टून्स बुक्स के साथ साथ कार्टून्स, कैरिकेचर्स, इन कार्टून्स और कैरिकेचर्स के जरिए से लोगों ने अब आर्टिस्ट्स ने और आम लोगों ने अब अब हुकूमत की ज्यादतियों को या चर्च की बेजा अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए अब कार्टून्स भी बनाए। यानी एक ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती थी, हुकूमत जो करती है इसको डिपिक्ट किया जाता था, दिखाया जाता था कार्टून्स के जरिए से, कि हुकूमत के जुल्म जबर को दिखाया जाता था, हुकूमत की ज्यादतियों को दिखाया जाता था, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस को दिखाया जाता था और उसके उस बेजा कंट्रोल को दिखाया जाता था, कि उसके जुल्म जबर को दिखाया जाता था। इस तरह से कार्टून्स और कैरिकेचर्स के जरिए से लोगों तक ये आवाज, ये पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन होती थी, ये हुकूमत क्या करती है, डिस्पोटिक रूलर्स क्या करते हैं। और यहाँ ये भी दिखाया जाता है इनकी जिंदगी कैसे खुशियों में गुजरती है, यानी दे एंजॉय सेंसुअल प्लेजर्स, यानी डिस्पोटिक रूलर्स एंजॉय सेंसुअल प्लेजर्स। ये सारे राइट्स लोगों के लिए राइट्स नहीं थे, ये सारे राइट्स जो डिस्पोटिक रूलर जो थे और चर्च के ये जो अथॉरिटीज होते थे, ये डिस्पोटिक रूलर्स थे, ये एंजॉय करते थे सेंसुअल प्लेजर्स, ये खूब अपने मौज मस्तियों में अपनी जिंदगी को गुजारते थे। एंड पब्लिक वाज फेसिंग इमेंस प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स व्हाइल पब्लिक फेस्ड immense hardships। अब कैरिकेचर्स और कार्टून्स के जरिए से इन चीजों को दिखाया गया कि देखिए कि डिस्पोटिक रूलिंग क्लास की खुशियां क्या हैं, रूलिंग क्लास कैसे लक्सूरियस और प्लीजिंग जिंदगियां गुजारते हैं और अवाम का हाल क्या है और अवाम किस मुश्किलात और परेशानियों में दबा हुआ है। और चर्च अथॉरिटीज और ये डिस्पोटिक रूलर्स ये मिले हुए हैं, आपस में ये इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन इसके बरक्स ये सारे जो प्रिविलेजेस हैं, ये जो सारे जो कंसेशंस हैं, ये इनके लिए हैं और अवाम के लिए रूल्स हैं, अवाम के लिए कानून हैं। और ये रूलर जो हैं ये आंसरेबल नहीं है किसी अथॉरिटी के सामने। और इस तरह से कार्टून्स और कैरिकेचर्स के जरिए से इन चीजों को अवाम तक पहुंचाया गया कि इस तरह से हुकूमत की जो है, हुकूमत की ज्यादतियों को, हुकूमत की इन शरारतों को पूरी तरह से ये जो समाज में, सोसाइटी में दिखलाया गया, रिप्रेजेंट किया गया और इस तरह से लोगों में एक मुनाफरत का माहौल फैल गया। और इस तरह से ये लिटरेचर जो है ये अंडरग्राउंड फैलता रहा, ऐसे लिटरेचर जो है ये अंडरग्राउंड फैलता रहा और लोगों के आइडियाज को शेप किया और इस तरह से लोगों ने खुलकर इन चीजों के खिलाफ बोलना शुरू किया। और नतीजा यह हुआ, ये एक स्टेप था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि इसके बाद ही 1789 में हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया।
तो ये एक पहलू था कि प्रिंट कल्चर जो है इसने लोगों के ख्यालात को ज्यादा देर तक ये जो है बंद नहीं रखा और लोगों को सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका दिया और इस तरह से हुकूमत के खिलाफ भी लोगों को बोलने का मौका मिला। और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि 18th सेंचुरी से दूसरा 18th सेंचुरी से एक और बात भी हुई, वो ये कि एजुकेशन जो है इसको कंपलसरी बनाया गया। फ्रॉम 18th सेंचुरी primary education was made compulsory in Europe. प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया और अब पूरा ये जो चिल्ड्रंस एजुकेशन जो है इसके लिए एक स्पेशल प्रेसेस इसके लिए ये जो बनाई गई। हम देखते हैं कि फ्रांस में पहला प्रेस, फ्रांस set up the first children's press. In 1857 में फ्रांस में एक प्रेस बनाया गया, ये डिवोट किया गया ओनली फॉर चिल्ड्रंस पब्लिकेशन। इसमें सिर्फ बच्चों की टेक्स्ट बुक्स और किताबें जो हैं ये पब्लिश हो जाती थी, एडिट हो जाती थी और पब्लिश हो जाती थी। इसके साथ साथ यहाँ वो जो फोक फेरी टेल्स, बच्चों के लिए फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स, क्योंकि ये टेल्स और ये स्टोरीज पढ़ने के बच्चे बड़े शौकीन होते हैं और इन्हें अपना कल्चर और पास्ट हिस्ट्री के बारे में इनको वाकिफ कराया गया। और इस तरह से ये प्रेस जो था, ये फेरी टेल्स और फोक टेल्स इनका भी बच्चों तक पहुंचाने का काम इस प्रेस ने हाथ में लिया। और इसके साथ साथ ये प्रेस जो है इसने अपने को डिवोट किया था ओनली फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन और चिल्ड्रंस पब्लिकेशन। और दूसरी बात यह है, इटली का, जर्मनी का एक पब्लिकेशन ग्रम ब्रदर्स जर्मनी का एक ये जो पब्लिकेशन प्रेस था, तो इसने भी अब पुरानी हिस्ट्री को और पुराने जो फोक टेल्स हुआ करते हैं और इनको लोगों से सुनकर लोग इस फोक टेल्स को पीजेंटों के पास जाकर दूर दराज एरियाज का सफर करके इन फोक टेल्स को एडिट किया और इनको कलेक्ट किया, फिर इनको एडिट किया, फिर इनको पब्लिश किया। और इस तरह से लोगों तक ये जो है पुरानी हिस्ट्री, पुरानी दास्तान जो है, पुराने वाक़ात जो हैं, इस तरह से लोगों तक ये पहुंचाए गए। और ये जो पूरा ये जो सिलसिला चलता रहा। और ये ग्रम ब्रदर्स जो हैं ये जर्मनी के थे। इन्होंने इन फोक टेल्स और फेरी टेल्स का ये पूरे यूरोप में फैलकर इन अच्छी इन दास्तानों को, पुरानी हिस्ट्री की जो वाक़ात हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, इसको कलेक्ट किया और फिर इनको एडिट करके फिर उन्होंने पब्लिश किया। ये काम इन्होंने 1812 में किया। 1812 में ये किया। और इसके साथ साथ अब एजुकेशन जो है आम हो गई थी और सबसे बड़ा जो काम हुआ वो वुमेन्स एजुकेशन का हुआ। अब वुमेन्स एजुकेशन जो है इसको बूस्ट मिला, क्योंकि हम देखते हैं कि वुमेन्स एजुकेशन जो थे, अब मैगजीन्स जो बने थे औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए स्पेशल किस्म के मैगजीन्स बनाए जाते थे। उनको कहते थे पेनी मैगजीन्स। पेनी मैगजीन। और दीज पेनी मैगजीन वर ओनली मेंट फॉर वुमेन। और अक्सर औरतें जो ये मैगजीन पढ़ती थी और इस तरह से ये वुमेन जो थी ये बहुत इन्होंने अब अपने आप को इतना एब्जॉर्व किया रीडिंग में, और एक ऐसा कल्चर रीडिंग का बना औरतों में कि इन्होंने इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाई और फिर उन्होंने खुद अपनी राइटिंग शुरू कर दी। और हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जब नावल का इंतजाम, नावल राइटिंग का फन जो यूरोप में शुरू हुआ, फ्रॉम 19th सेंचुरी
novel writing began in Europe. और ये नॉवल राइटिंग को, इन नॉवेल्स को औरतों ने, वोमेन फॉक ने बहुत ज्यादा पढ़ा और बहुत बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा, और जिसकी वजह से इन्होंने खुद भी, बहुत से औरतें ऐसी हैं जो बड़ी मशहूर थे, डिस्टिंग्विश्ड वोमन, जिन्होंने बहुत से अपनी किताबें भी अब एडिट कर दी। तो इनमें से फेमस जो हैं वो हैं जेन ऑस्टन। T.S. Eliot, और भी कुछ डिस्टिंग्विश्ड वुमन हैं कि इनके जरिए से ये जो हैं बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, और इनके ख्यालात ने, इनकी नॉवेल्स ने, इनकी राइटिंग्स ने वोमेन, एक नया किस्म की, ए न्यू टाइप ऑफ वोमेन वाज क्रिएटेड। औरतों में एक नया जज्बा आ गया। अब औरतों के माइंड जो है, इनके ख्यालात जो हैं, उनको एक डायरेक्शन मिल गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब वोमेन फॉक जो है, जिनको, वो भी जुल्म और जबर की शिकार थी, और रोमन कैथोलिक चर्च और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो औरतों पर भी बहुत ये जुल्म ज्यादती हो रही थी। तो अब इसकी वजह से, नॉवेल्स की वजह से, तो अब इन औरतों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, और इस तरह से एक नई टाइप इन्होंने डिफाइन किया, एक नई वुमन को। और इस तरह से हम देखते हैं कि औरतों में एक विल पैदा हो गई, विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी। अब तक औरतें इनकी आवाज बंद थी, तो अब औरतों ने खुलकर बातें करनी शुरू की। इनको एक नया जज्बा मिल गया, क्योंकि औरतों ने अब खुलकर अब अपनी किताबें लिखनी शुरू की, नॉवेल्स लिखनी शुरू की। तो विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन, एंड थॉट। तो इस तरह से मर्दों के साथ साथ औरतों का ये जो वोमेन फॉक जो है, इस तबके ने भी बहुत तरक्की की, और इस तबके ने भी अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने ख्यालात का इजहार बाज़ाब्ता तौर करना शुरू किया, और अपने बुक्स लिखने शुरू किए, अपने आइडियाज को दूसरों तक शेयर करना शुरू किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ 19th सेंचुरी में और एक डेवलपमेंट क्या हो जाती है यूरोप में, प्रिंट के हवाले से एक और डेवलपमेंट जो यूरोप में होती है 19th सेंचुरी में, वो लैंडिंग लाइब्रेरीज का होता है। फ्रॉम 19th सेंचुरी, सिस्टम ऑफ लैंडिंग लाइब्रेरीज, ये 18th सेंचुरी से ही शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन में बाज़ाब्ता तौर जो है, ये 18th सेंचुरी से ये लैंडिंग लाइब्रेरीज, ये आम लोगों तक अब किताबें मुफ्त लोगों के लिए रखी गई, बुक स्टॉल्स रखे गए, गवर्नमेंट की तरफ से इनका एहतमाम किया गया, इसका ये अरेंजमेंट किया गया कि अब लाइब्रेरीज, अब लोग लैंड कर सकते, ले सकते थे बुक लाइब्रेरी से। यानी सिस्टम ऑफ लैंडिंग लाइब्रेरीज वाज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम 17th सेंचुरी। और इंग्लैंड में हम देखते हैं, इंग्लैंड में जो ये सिस्टम है, लैंडिंग लाइब्रेरीज का जो सिस्टम है, इसने बहुत ही काम किया, और ये एक इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ फॉर वर्कर्स, फॉर व्हाइट कॉलर वर्कर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, आर्टिजन्स। और इस तरह से तमाम लोगों तक अब किताबें पहुंच गई, अब वो किताबें ले सकते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर्स हम उनको कहते हैं जो जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ऐसे ही तो मिडिल क्लास आर्टिजन जो हैं, उन तक भी अब किताबें पहुंच गई, अब वो आसानी से किताबें पढ़ सकते हैं। और 19th सेंचुरी से हम देखते हैं कि जो वर्किंग आवर्स जो कंपनियों में होते थे, अब तक उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब थोड़ी सी इनको जब ये जो आज़ादी मिल गई, कुछ डेमोक्रेटिक आइडियाज अब इस फ्रंट की वजह से अब लोगों को थोड़ी आज़ादी सी मिल गई थी, और इस वजह से अब वर्किंग आवर्स भी शॉर्ट हो गए थे। ये जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो काम करने वाला ये जो अमला था,
अब इनके लिए अब ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग में थोड़ी चेंज हो गई, वो वर्किंग आवर शॉर्ट हो गए, और इस तरह से इन्हें जो लेजर वक्त मिलता था, इस लेजर वक्त में वो पढ़ते थे और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते थे और सेल्फ एक्सप्रेशन करते थे। और इस तरह से ये जो वर्किंग क्लास है, फैक्ट्रीज में जो वर्किंग क्लास है या वाइट कॉलर जॉब वर्कर्स हैं, इन सबों को अब मौका मिला कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। और इनमें से बहुत से लोगों ने सेल्फ राइटिंग भी शुरू कर दी, और कुछ ने ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी, और किसी ने पॉलिटिक्स के बारे में लिखा, और किसी ने अपने थॉट्स को इजहार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक इंसान ने अपने ख्यालात का इजहार किया आज़ाद अंदाज में, और हर तबके को एक मौका मिला प्रिंट की वजह से कि वो अपने दबे हुए जज्बात का इजहार करे। और इस तरह से हम देखते हैं कि इट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रिंट विच लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये सारे जज्बात जब इकट्ठे हुए और फिर 1789 में ये ब्लास्ट हुआ, और सारे लोग जो हैं वो उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार किया कि और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की उन्होंने मांग की, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की मांग की, और डिस्पोटिक रूलर्स को ओवरथ्रो किया गया। और ये आज इस हवाले से था कि फ्रंट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कितना अहम किरदार अदा किया। तो ये आज के लिए काफ़ी है, कल हम और आगे जाएंगे इंशाल्लाह।